नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास है 6 से लेकर 8 तक का जो पेपर हुआ है आज, यानी 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को संडे में जो पेपर हुआ है सुबह का, उसका सॉल्यूशन करना है। पैडागोजी हमारे पास आ गई है। पैडागोजी में हम माहिर हैं, आपको पता है। हमसे बढ़िया पैडागोजी कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारे पास बोर्ड भले ही छोटा है, लेकिन आपको सटीक उत्तर यही मिलने वाला है, एकदम सही और जेन्युइन उत्तर, बाकी समझाने के साथ। तो समझ लीजिए आप कितना सही करके आए, कितना गलत करके आए। अगर गलत किया हो तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर होगा एग्ज़ाम। और सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका नंबर आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। एक समावेशी, तो समावेशी आपको पहले से मतलब पता है, इतने दिनों से हम अपने चैनल पर गा रहे हैं। समावेशी का मतलब है हर एक तरह का छात्र इसमें पढ़ेगा। कम बुद्धि वाला भी पढ़ेगा, ज़्यादा बुद्धि वाला भी पढ़ेगा, हर एक छात्र पढ़ेगा। तो किसमें अनुकूलन करना है। अधिगम के लक्ष्य में, अधिगम के लक्ष्य में अनुकूलन करना है। यस, अधिगम के लक्ष्य में अनुकूलन करना है। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि हर एक बच्चे का जो सीखने का स्तर होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए अधिगम में, अधिगम के लक्ष्य में अनुकूलन होना चाहिए। शिक्षण अधिगम की रणनीति में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर के बच्चे हैं। सी वाला सहायता, सहायता भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, तो सहायता करेंगे और मूल्यांकन में तो होगा ही होगा। तो लक्ष्यों में, अधिगम की रणनीतियों में, सहायता में, मूल्यांकन में मुझे चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो उस हिसाब से जो तीसरा वाला उत्तर है वो एकदम इसका सही हो जाना चाहिए। आगे चलते प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। अब प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भैया निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती। अब संवेदी क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन में दो ही आते हैं, एक तो आएंगे हमारे कान और दूसरी आएगी आँख, है ना, आई और ईयर। ये ध्यान रखना है, इसको छोड़कर बाकी के नहीं आते। तो नहीं है, कौन सी नहीं है? देव लेखन, लेखन, लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य हाथ से लिख रहे हैं। श्रवण में कठिनाई, सुनने में, कान पे आगे भैया, कान पे आगे ये वाली होगी। दृष्टि की, ये भी दृष्टि वाली होगी। रंग दृष्टिहीनता ये भी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, पहला ही उत्तर दूसरे का पहला वाला एकदम सही है, कि जो लेखन है वो आपके संवेदी अंगों से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्याजे, प्याजे जी आ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है। अब संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे के अनुसार होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। देखो, भाषा क्षमताओं पर निर्भर, भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर होता है। सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया। ये वाला उत्तर एकदम सही है कि संज्ञानात्मक में स्कीमा, स्कीमा कहते हैं हमारे दिमाग में जो पहले से स्कीम है, जो दिमाग में स्कीम बैठी हुई है उसमें हम परिवर्तन करते हैं, और वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी तीसरे वाला, चौथे वाला पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जानकारी में, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों, विचारों का संकलन, जोड़ना, जोड़ना, जोड़ते हैं लेकिन परिवर्तन करते हैं, जोड़ते हैं परिवर्तन करते हैं। तो तीसरा उत्तर जो है इसका उचित माना जाएगा। चौथा उसके बराबर में है, लेकिन चौथा नहीं, तीसरा आप लगा लीजिए। हाँ जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के आकलन में क्या बदलाव होने की सिफारिश करती है। आकलन में देखो, इवैल्यूएशन में क्या बदलाव होना चाहिए, इसकी सिफारिश है। आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, है ना, क्रियान्वित करना कौन सा, योगात्मक, एडिशनल, स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। तो यही वाला उत्तर हमारा सही है, यानी आपका चौथे का दूसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की व्याख्या करती है, ध्यान रखना है। बुद्धि की एकात्मकता धारण को लागू करने की, ये वाला नहीं होगा। भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की, ये वाला भी उत्तर सही नहीं होगा। तो हमारे चौथे वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है, प्रश्न संख्या हमारे पास 5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। नई जानकारी सीखते समय, कुछ नया सीख रहे हैं, बच्चे के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है ना। ये पता करना है कि बच्चों को विषय वस्तु समझ में आती है, तो उसके लिए कौन सी रणनीति आप अपनाओगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। देखो, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये दोनों हमारी समझ में आ रहे हैं। नाटक करना आएगा नहीं, समझने का नाटक नहीं करना चाहिए। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ
बनाना, ये भी गलत है कि जिन शब्दों से आप वाकिफ़ नहीं है, जिन शब्दों को आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में खुद से थ्योरी नहीं बनाई जा सकती। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी उत्तर ए भी किसका सही है, ए भी किसका सही है, तो चौथे वाले का ए भी सही है। 5 में का चौथा उत्तर जो एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 असल सा रीजन टाइप आ गया है। चलिए करते हैं इसे, क्या होगा इसमें। यदि यदि बच्चे के शारीरिक विकास में देरी है तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होगा, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता रहती है, विकास जो है वो कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखना है, उसमें स्टेप नहीं होते हैं। तो दोनों ही उत्तर सही हैं, दोनों में रिलेशन है। चौथा वाला जिसने भी लगाया बहुत अच्छा लगाया, सही एकदम आंसर। आगे चलते, प्रश्न संख्या हो गई हमारे पास जी 7 नंबर में क्या कह रहा है जरा जान लें। एसेशन में क्या कह रहा है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी रूप में दिखाया जाता है। ये हमने देखा है, फिल्मों में देख लो, कहीं भी देख लो, जो पुरुष पात्र होते हैं वो ताकतवर दिखाए जाते हैं, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशीलता के रूप में दिखाया जाता है। एकदम सही है यहाँ पे, है ना, पिक्चरों में दिखाया जाता है, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप पिक्चर की बात कर रहे हैं, पिक्चरों में दिखाया जाता है, एकदम सही है। अब स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण की शक्तिशाली माध्यम हैं। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, ये माना है। लेकिन आर जो है वो एकदम गलत है, हमारा ए सही है, आर गलत है। तो ए सही आर गलत वाला, यानी इसका ए सही, दूसरा वाला जो उत्तर है वो एकदम सही होगा। जिसने भी लगाया वो गलत लगा दिया है, सॉरी भाई। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी आ गई, हमने 7 किया तो प्रश्न संख्या होनी चाहिए 8, है ना। प्रश्न संख्या 8, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। सीखने की अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना पर, दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर। देखो ये नहीं करना है हमें, दूसरा वाला, तीसरा हटाओ। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, ये भी हटाओ, चौथा भी हटाओ। तो 2 बचे, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर, है ना, या सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर। तो एक शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्र क्या करें, छात्र एक दूसरे की स्पर्धा के लिए अभिप्रेरणा के रूप में खुद को स्वीकृत करें, है ना। तो इसका पहले वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण से परेशानी होती है ना। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण से परेशानी होती है, जिसमें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। शब्दों को डिकोड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्या है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। अति उत्तम उत्तर है कि लाभ होता है जी, लाभ होगा। लेकिन सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। इसका जो रीजन है, रीजन एकदम सही है। और दूसरे हम पहले की बात करें तो पहला वाला जो है हमारा, वो भी हमारा वो सही है, दोनों ही यहाँ पे सही माने जाएंगे। और दोनों में लेकिन रिलेशन नहीं है, तो अगर ऐसा उसमें ऑप्शन है तो ये वाला चौथा वाला इसका एकदम सही होगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है वो नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो समस्या को हल करने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग करना, बताइए ये होगा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली होगा, है ना। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, पैटर्न और संबंधों को पहचानना। तो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है आपको प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो 10 का जो है वो दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा, ये वाला सही है, ये ध्यान रखना है। समस्या और समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है कि प्रासंगिक जानकारी को हम क्या करें, उसे छोड़ दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम
11 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्तियों को आगे रखती हैं बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है, विकलांग छात्र के बजाय कहें छात्र जो विकलांग है। यानी हम जब मतभेदों के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं बजाय उसके अंतर को। व्यक्ति को आगे रखती है, देखो अंतर क्या है, वो विकलांग है और छात्र है। यहाँ पहले व्यक्ति रखा है, छात्र जो कि विकलांग है। तो ये हमारा जो कथन है वो किस श्रेणी में जाएगा, अभी बताते हैं। दूसरा क्या है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिक्षेप्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। दोनों सही हैं और दोनों में रिलेशन भी है। तो आंसर नंबर चौथा इसका एकदम करेक्ट जाने वाला है। प्रश्न संख्या चलते हैं 12। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार किसके घूमेगी, ये ध्यान रखना है आपको कि 12 में का उत्तर कौन सा सही जाने वाला है। देखभाल की नैतिकता, दूसरों का परिक्षेप्य लेने की नैतिकता, तो ये दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, है ना। कानूनों की नैतिकता नहीं आएगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अहंकार की नैतिकता भी नहीं आएगा, तो दूसरा वाला उत्तर हमेशा सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 13 में क्या कह रहा है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के बारे में कौन सा? नई सीखी वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करेगी, अवश्य करेगी, क्यों नहीं करेगी, करनी भी चाहिए। दूसरा क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, गलत है ये बिल्कुल। सामाजिक संपर्क सीखने में कोई बाधा नहीं डालता, सामाजिक संपर्क से हम सीखते हैं। सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अब सही क्या नहीं है, सही इसमें से ये नहीं है कि सामाजिक संपर्क होगा वो सीखने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो बाधा उत्पन्न करेगा, ये गलत है। बाधा उत्पन्न नहीं करता, सामाजिक से सामाजिक विकास होता है समाज में रहने से। तो शिक्षार्थी उस ज्ञान की, ये वाला भी सही है हमारा, कि शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। अब तीसरे और चौथे में से हमें दो सही हैं, दोनों में से सही में से एक हमें काटना है कि कौन सा गलत हो जाता है, तो उसको हमें हटा देना है कि नहीं है। तो मुझे सामाजिक के हिसाब से ये वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन लग रहा है इसको हम हटा देते हैं, ये वाला गलत होगा, यानी यही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 14 पर। हमेशा एलिमिनेशन की भावना रखा करो, जो गलत है पहले उसे हटाएंगे, बाद में देखेंगे। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को नैतिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भूमिकाओं के बारे में लिखने और उस पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नैतिक और साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं को लिखने, है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये जाहिर सी बात है, मतलब की बात है, मतलब सही है। बच्चों को डायरी लिखने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चे अपने बारे में कुछ लिखते हैं, अपने को खुद को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों की विकासात्मक सोच की प्रक्रिया है। रीजन क्या कह रहा है, अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि क्रिया को सुसाधित करती है। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों सही हैं, दोनों का चौथा हो जाएगा, मतलब 14 में का चौथा सही है भैया। आपका अगर आपने करा 15वां क्वेश्चन देख लो। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार सभी बच्चे तभी सीखते जब बाहरी रूप से प्रेरित हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे मतलब आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाए। ऐसा भी कुछ नहीं है, बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। बच्चे अनियंत्रित व्यवहार कर रहे हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है। लास्ट वाला क्या है, देखो अभी ये वाला भी सही है ना। फोर्थ और थर्ड में देखते कौन ज़्यादा उचित है, उसी को आंसर में लगाया जाएगा। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना। तो बच्चों को दुनिया में समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये हमारा उत्तर सही है। इसमें हमारा बच्चों को अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें सुधार अनियंत्रित व्यवहार करने की। तीसरे और चौथे में से ध्यान रखना है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, तो भैया चौथा वाला इसका उत्तर मुझे सही लग रहा है। तीसरा तो छोड़ो, चौथा वाला उत्तर एकदम सही होगा कि बच्चों
में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो ये संरचनावादी के हिसाब से चौथा सबसे सफिशिएंट रहेगा, इसको लगा लीजिए। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 16। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीति कौन सी हैं? प्रभावी समस्या समाधान, तो प्रभावी समस्या समाधान के लिए दो प्रभावी हैं, एकल विधि और अनुक्रिया विधि। अनुक्रिया समुच्चय ये विधि किसी भी प्रभावी समस्या समाधान के लिए उपयुक्त होती है। ये लर्निंग का पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या आ गए हम 17 पर। विविधता और समावेशिता द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। सही बात है एकदम भैया, सुधार होता है, क्यों नहीं होता सुधार अवश्य होता है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चे के समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। अब विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचना और संरचना रूप से सोचने की क्षमता में बाधा नहीं डालेगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला उत्तर। क्वेश्चन संख्या 18 पे चल रहे हैं। 18 क्या कह रहा है? 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है आपका कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन बढ़ते हैं जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होते हैं। क्या कहलाती है? यौन परिपक्वता से पहले क्या कहलाएगी? तो विकासात्मक प्रकार कहलाएगा, मासिक धर्म कहलाएगा, वृद्धि में तेजी कहलाएगा, यौवन कहलाएगा। तो यौवन, वृद्धि, तेजी, मासिक, विकासात्मक प्रकार कहलाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि यौवन का मतलब ही होता है कि अब चलिए प्रश्न संख्या 19। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करता है जो सुनिश्चित करता हो। कैसा वातावरण होना चाहिए जहां विद्यार्थी सीखेगा? कैसा वातावरण होना चाहिए? तो अपनापन हो, वहाँ पे अपनापन हो जब सीखेगा विद्यार्थी। डर हो, अस्वीकृति हो, सुरक्षा हो। तो कौन सा ऐसा वातावरण है जहाँ वो सीखने के लिए अभिप्रेरित महसूस करेगा? तो वहाँ अपनापन होना चाहिए। पहला सही है हमारा। डर और अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। तो ए और डी यानी 18 में का सबसे पहला वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नहीं, 19 में का सबसे पहला उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, पहला उत्तर सही है। अगला चलते प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? देखो, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के लिए एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। अब शिक्षिका को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताना है आपको कि शिक्षिका को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की, भैया समान स्तर की चुनौती कैसे दोगे बताओ? समावेशी कक्षा अगर हुई तो समान स्तर की चुनौती नहीं मिलेगी ना, गलत है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग स्तर पर पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये सही लग रहा है मुझे। शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ में उन्नयन स्तर पर हैं। गलत है, समावेशी कक्षा में ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी में निर्दिष्ट समस्या का व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ग्रुप डिस्कशन कहाँ होगा फिर? तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो दूसरा वाला सही है, बाकी तीनों गलत हैं, इसीलिए दूसरा वाला उत्तर इसका सही। प्रश्न संख्या चलते हैं 21 में क्या करा है? कक्षा में विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा प्रभावी शिक्षण की रणनीति है? कौन सा प्रभावी शिक्षण की रणनीति है बताना है आपको। तो इसमें विभेदित निर्देश, दूसरा मानकीकृत पाठचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजना विविध आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत वाला गलत हो जाएगा, ए और बी वाला सही है। ए और बी किस में है? ए और बी चौथे में है, तो इसका चौथा उत्तर जो है वो एकदम सही होगा। बाकी चलते हैं, प्रश्न संख्या है हमारी, प्रश्न संख्या है नहीं, रोको। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो विभेदित निर्देशित होना चाहिए, ये सही है। मानकीकृत पाठ्यचर्या होना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, सी, ए और सी वाला सही होगा भाई। दूसरा सही लगाया भाई ने, सॉरी भाई, दूसरा वाला एकदम सही है, करेक्ट है, गलत नहीं होगा। मतलब जो गलती है वो गलती है, अपनी गलती मानने में बुराई नहीं है। चलिए, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और
अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? यानी पढ़ने के प्रभाव में कमी, शब्दों में प्रत्यावर्तन और अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? तो ये होते हैं पठन वैकल्य के। पठन में वैकल्य के लक्षण होते हैं। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 23। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग और समूह कार्य अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। हाँ, कितना बढ़िया आंसर आया ना 23वें का। 23वें का उत्तर हमें जानना है। तो शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच सहयोग समूह कार्य अंतःक्रिया से बचना चाहिए, एकदम गलत है भाई। पहला ही गलत है। पहला गलत है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। दोनों ही गलत है। बोथ आर रॉन्ग। दोनों गलत है। दोनों गलत है। तीसरा, चलिए प्रश्न संख्या 24 का कौन सा हमारे पास? तो भैया 24 का आ गया है। 24 नंबर, इसी को पढ़ के देखते क्या कराइए। विद्यार्थी कुशलतापूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब। विद्यार्थी कब सीखेगा? विद्यार्थी तब सीखेगा निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाए। गलत है। नई अवधारणा पहले सीखी हुई विषय वस्तु को पूरी तरह से अलग हो, ये भी गलत है। उन प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभव पर ध्यान दिया जाए जो उसे महत्व दिया जाता है, सही होगा। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या है हमारे पास 25। देखिए, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, आनुवंशिक होती हैं, सबको पता है। अच्छे पोषण और व्यायाम से ही हमें इनमें फर्क पड़ता है, ये भी हमें पता है। मतलब ये सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतक्रिया से विकास प्रभाव पड़ता है। दोनों सही है, दोनों में सही है। चौथा उत्तर जिसने भी लगाया सही लगाया एकदम। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 26 क्या कह रहा है? रूढ़वादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत है। 26 का पहला तो कभी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख, ये वाला मुझे सही लग रहा है, लेकिन दोनों पढ़ूंगा मैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षाशास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित, बल्कि गलत है। रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन करना, ये वाला सही हो सकता है, लेकिन रूढ़वादिता को देखते हुए दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 27। प्लीज़ अब जैसा भी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भैया कर दें लाइक। आपका एक लाइक मेरे लिए 1000 आशीर्वाद के बराबर साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका होती है? बताओ। जो समान कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी कक्षा में हैं, उनके सामाजिकरण में क्या भूमिका होगी? इसका सही उत्तर हमें जानना है। तो सही उत्तर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन बाकी के ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला, विकास के सभी चरणों में माता पिता अन्य वयस्कों की तुलना में समक्ष कक्षियों की सामाजिकरण में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बहुत कम क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। दूसरा, समकक्षी बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है ना? तो भैया दूसरा क्या है? बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान ये वाला सही है भाई। तीसरा वाला सही है, दूसरा तुम्हारा गलत है। तीसरा वाला सही है, क्योंकि वयस्क जब होता है तो उसे समाज कहाँ दिखता है? अपने दोस्तों में। कोई भी बात हो दोस्तों में। वयस्क जो होते समाज में नहीं रहते, दोस्तों में रहते, ये वाला सही है। और सामाजिकरण का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं का पड़ेगा। दोस्त सिगरेट पीते होंगे, बच्चा सिगरेट पीना सीख जाएगा। समकक्षों का सामाजिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। पता नहीं क्या क्या लिख देते पेपर में। आगे क्वेश्चन संख्या चलते हैं 28। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब विषय वस्तु पृथक एवं उत्केंद्रीय हो, शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से प्रकट होता हो, कार्य असंगत और अव्यवस्थित हो, गतिविधियां परस्पर संवादित और सहयोगी होती हैं। तो इसका यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है? 29 नंबर बहुत ईजी है। लैब बायोगैस की फिर भी एक बार आ गए हैं कि विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया है जो किसी समस्या पर अटके हुए थे। अवलंबन यानी स्केल फोल्डिंग, इसका उत्तर सही हो जाएगा। वैसे ही बता दिया मैंने बिना पढ़े। तो चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न क्या है कि प्याजे के अनुसार जब किसी निगमन के बारे में आप सोच रहे हैं तो अपने दिमाग में परीक्षण करते समय सामान्यकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रत्यंत त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं। वे किस अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना है। तो वो किस अवस्था में होते हैं? जो सामान्यीकरण, मानसिक परीक्षण और प्रत्यंत त्रुटि विधि को संलग्न करते हुए सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो वो हमारा जो सही उत्तर होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। ध्यान रखना है, इसका तीसरा सही है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।